नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह है। आज के हमारे एजुकेशनल वीडियो का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ पोल्ट्री वैक्सीनेशन। दोस्तों, पोल्ट्री के व्यवसाय में जब भी हम कोई फ्लॉक डालते हैं, तो हम सारी कैलकुलेशन पहले ही कर लेते हैं कि हमें चिक कॉस्ट क्या पड़ेगा, फीड का कॉस्ट क्या पड़ेगा, एफसीआर क्या आनी चाहिए और आखिर में हमारा मुनाफा क्या होगा। जिस एक चीज का एस्टिमेट करना या अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है, वो है बीमारियां। क्योंकि अगर हमारे फ्लॉक में किसी भी तरीके की बीमारी आ जाती है, तो उससे प्रोडक्शन के ऊपर पड़ने वाला जो इफ़ेक्ट है और उससे होने वाला जो नुकसान है, उस चीज़ को प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है दोस्तों। इन बीमारियों से रोकथाम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ज़रिया है, वो है वैक्सीनेशन और आज हम वैक्सीनेशंस के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, इसके पहले कि हम अपना वीडियो आगे बढ़ाएँ, मैं थोड़ी-सी जानकारी आप लोग को अपने बारे में दे देता हूँ। दोस्तों, मैंने बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज से अपनी वेटरनरी की डिग्री प्राप्त की है। मेरी 2 सब्जेक्ट में मास्टर्स है, वेटरनरी पैथोलॉजी और वेटरनरी न्यूट्रिशन में। लगभग 12 साल से मैं पोल्ट्री में टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो मेरी टेक्निकल सर्विसेज हैं, वो न्यूट्रिशन और हेल्थ दोनों ही सेगमेंट में होती हैं और ये कमर्शियल ब्रॉयलर, कमर्शियल लेयर, पेरेंट स्टॉक और क्रॉयलर सभी के लिए होती हैं। जो मेरा मेजर कस्टमर बेस है, वो फीड मिलर्स, इंटीग्रेटर्स और प्राइवेट फार्मर्स सभी हैं और मेरी सुविधाएं मैं इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश इन सभी जगह उपलब्ध करवाता हूँ। ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं जिन टॉपिक्स को कवर करता हूँ, वो इस तरीके से हैं। सबसे पहले पोल्ट्री न्यूट्रिशन। मेरा जो पहला वीडियो था, वो फीड में पड़ने वाले रॉ मटेरियल की क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर था। वहाँ पे हमने पोल्ट्री न्यूट्रिशन टॉपिक को कवर किया था। आज का जो मेरा टॉपिक है, वो डिसीज प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज से आता है, जहाँ पे कि मैं बायोसिक्योरिटी और वैक्सीनेशन के बारे में बात करता हूँ। तो वैक्सीनेशन को लेकर के आज हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, पोल्ट्री वैक्सीनेशन जो है, ये सभी जानते हैं कि अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा फार्मर दोस्त पोल्ट्री वैक्सीनेशन करना नहीं चाहते हैं। उनकी बात भी ठीक है, जिस चीज़ के बारे में जानकारी ना हो, उस चीज़ के बारे में पहले जानकारी लेनी चाहिए। तो आज हम इसी के ऊपर जानकारी लेंगे। दोस्तों, किसी भी चीज़ के बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस ज़रूर पूछने चाहिए और जब उनका जवाब मिल जाए, तभी आपने आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वैक्सीन होती क्या है? दूसरी बात, हम इसे क्यों करें? तीसरी बात, कैसे करें? और चौथी बात कि हमने क्या सावधानियां बरतनी है जिससे हमें फायदे की जगह नुकसान ना हो जाए। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, ये एक इम्यून सिस्टम के बारे में एक हल्की सी झलकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, डिसीज कॉजिंग एजेंट होते हैं, बीमारी फैलाने वाले विषाणु, बैक्टीरिया, वायरसेस। उनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम होता है, जिसे हम इननेट इम्यूनिटी कहते हैं, जो कि नेचुरली इस तरीके के इन्फेक्शन से फाइट करने में बॉडी को हेल्प करता है। इननेट सिस्टम आपकी स्किन भी हो सकती है और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं जो बॉडी ने अपनी रक्षा के लिए बना रखी हैं। इन सभी को हम इननेट इम्यूनिटी में लेते हैं। इसके बाद भी अगर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है, तो बॉडी ने उनसे फाइट करने के लिए सोल्जर्स तैनात किए हुए हैं, जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं या श्वेत रक्तकण बोलते हैं, जो कि इन बीमारियों के पैथोजन से लड़ाई करते हैं। और लड़ाई करने के लिए उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो भी स्ट्रेटेजी वो अपनाते हैं, जो भी हथियार वो इस्तेमाल करते हैं, इन पैथोजन से लड़ने के लिए, उन्हें हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार होता है दोस्तों। इसके बारे में मैंने एक अच्छी फ़ोटोज़ आगे लगाई हुई हैं, उसे देख कर के आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक वॉर फ्रंट ड्रॉ किया हुआ है, यानी युद्ध का मैदान, जहाँ पे वास्तविकता में युद्ध होना है। अगर आप इस फ़ोटो को बहुत ध्यान से देखेंगे, तो इससे ये पता लगेगा कि दुश्मन देश ने सबसे पहले कुछ सैनिक और एक आधी तोपें एक फ्रंट पे आगे बढ़ाई। हमारी इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारे सैनिकों की तैनाती भारी मात्रा में उस फ्रंट पे हो गई, जबकि दुश्मन चाल चल गया है। उसने अपने ज्यादातर टैंक्स और अपनी पूरी फौज दूसरे फ्रंट पे उतार दी है। उस फ्रंट पे
हमारे बहुत कम सैनिक हैं जो कि पेट्रोलिंग करने के लिए गए थे खाली, और वो इतनी मात्रा में, इतनी तादाद में वहां पे नहीं है कि उस जंग को लड़ सकें। अब अगर ऐसी सिचुएशन में जंग हो जाती है तो क्या होगा? इसमें सिर्फ दो सिनारियो हैं। पहला सिनारियो, वो पोस्ट हाथ से जाएगी, हम हार जाएंगे। और दूसरा सिनारियो ये है कि बहुत वीरता दिखाने के बाद अगर हम वो पोस्ट बचा भी ले गए तो हमारा बहुत भारी नुकसान होगा। यही दो सिनारियो है। क्या इस सिचुएशन को टाला जा सकता था? हाँ। कैसे? चार तरीके हैं। पहला तरीका, कि हमारे देश की बाउंड्रीज इतनी सिक्योर हो, इतनी अभेद्य हो कि दुश्मन वहां से एंट्री ही ना ले पाए। पोल्ट्री के एग्जाम्पल में ये हो गया बायोसिक्योरिटी। दूसरा तरीका, कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस में इतनी भारी मात्रा में, इतनी भारी तादाद में भर्तियां हो और नियुक्तियां हो कि हर बॉर्डर पे हर समय भारी तादाद में आर्म्ड फोर्सेस अवेलेबल रहें। ये हो गई हमारी इम्यूनिटी, जिसके लिए हम वो पैसे खर्च कर रहे हैं जो कि हम परफॉर्मेंस में खर्च कर सकते थे। तीसरा तरीका, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी आर्म्ड फोर्सेस हर समय हाई अलर्ट पे रहें। ये एग्जाम्पल हो गया कि बॉडी जो है वो इतना सेंसिटाइज्ड हो रखी है कि वो हर समय को वॉर सिचुएशन समझ रही है और उसके लिए खर्चा कर रही है, वो खर्चा जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन के लिए लगना चाहिए था। एक चौथा तरीका भी है, करेक्ट इंटेलिजेंस एट करेक्ट टाइम। मतलब जब जो सिचुएशन होनी है उसकी जानकारी आपको पहले से हो और आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करो, और दुश्मन जहां से एंट्री लेने वाला है वहां पे आप पहले से तैयार खड़े हो। ये चौथा तरीका जो है, इसमें सबसे कम खर्चा लगेगा और इसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेसी से ये काम हो पाएगा। हमारे देश की रक्षा या हमारी बॉडी की रक्षा हो पाएगी। अब इसी एग्जाम्पल से हम लाइव वैक्सीन को समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करिए कि इसी सिचुएशन में आपके पास दुश्मनों का एक सैनिक हाथ लग गया, जिसको आप उठा करके अपने कैंप में लेकर के आ गए। अब आपने इस सैनिक की खूब बढ़िया से खातिरदारी करी, और खातिरदारी करने के बाद उसकी सिचुएशन लगभग कुछ इस तरीके की हो गई। दोस्तों, इसको हम कहेंगे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। यानी वायरस को आपने इतना ज्यादा कमजोर कर दिया कि अभी वो बॉडी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं रह गया, बहुत कमजोर हो गया। हमारी बॉडी उससे ज्यादा स्ट्रांग है। यानी आपने उससे वो इंफॉर्मेशन निकाल ली जो कि आपको बता पाएगी कि जो दुश्मन देश है उसकी फौज कहाँ कहाँ, किस किस तादाद में तैनात है। अगर ये आपको पता लग गया तो फिर आप उसी हिसाब से अपनी तैयारियां कर सकते हैं। ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही कई लाइव वैक्सीन होती हैं जिनमें कि वायरस विभीषण की तरह होता है। होता तो वो दुश्मन देश का है, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। ऐसे में उसके पास भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। इस तरीके की भी लाइव वैक्सीन होती हैं जो कि उन वायरस से बनी होती हैं जो दिखने में तो बीमारी फैलाने वाले वायरस की तरह ही होते हैं बॉडी को, लेकिन वो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस तरीके के वायरसेस को हम लाइव वैक्सीन में इस्तेमाल करते हैं। ये आपका लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल से लाइव वैक्सीन के बारे में आपको क्या पता लगेगा? सबसे पहली बात, इंफॉर्मेशन क्विक होगी, बहुत जल्दी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो लाइव वैक्सीन की प्रोटेक्शन है वो भी आपको बहुत जल्दी मिलनी शुरू हो जाती है। 5 से 7 दिन में आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलने लग जाती है लाइव वैक्सीन के बाद। दूसरी चीज, जो खबर आपको मिली है उस खबर को आप बहुत तेजी से फैला सकते हैं अपने पूरे के पूरे खेमे में। यानी लाइव वैक्सीन को आप मास वैक्सीनेशन में भी कर सकते हैं। एक साथ पूरी की पूरी फ्लॉक की ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं पानी के थ्रू या स्प्रे के थ्रू, इस तरीके से। तीसरी चीज, जो इंफॉर्मेशन उस सैनिक से मिली है वो बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। मतलब उनका 1 दिन 2 दिन 3 दिन कुछ समय का एक्शन प्लान आपको पता लग जाएगा, लेकिन बहुत लंबी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी।
हमारे वैक्सीन के केस में हम ये बोलेंगे कि लाइव वैक्सीन जल्दी प्रोटेक्शन देती है, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन ज्यादा टाइम ठहरती नहीं है। चौथी चीज, चांसेस ऑफ केस रिवर्सल या ओवर रिएक्शन, यानी जो हम चाह रहे थे उसका कुछ उल्टा ही हो गया या फिर ओवर रिएक्शन हो गया। ये क्या चीज होती है, ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। और आखिरी जो चीज हो सकती है वो ये कि जिस सैनिक को आपने पकड़ करके खातिरदारी की थी, इतनी ज्यादा खातिरदारी हो गई कि वो मर गया। ऐसे में आपको उससे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। उसके पहले ही वो, मान लीजिए जहां से आपने उसको कैप्चर करा था, वहां से कैंप लाने की रास्ते में ही वो मर गया। ऐसे में आप उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकलवा ही नहीं पाए, तो आपके किसी काम का नहीं है। ये हो गया आपका वैक्सीन फेलियर। अब वैक्सीन रिएक्शन या डिसीज क्या है, आप अगर इस एग्जांपल में देखेंगे तो आप उनके बहुत ढेर सारे सैनिक पकड़ करके लाए, अपनी कैंप में लेकर के आए, लेकिन किसी वजह से आपकी कैंप में आपके अपने सैनिकों की तादाद बहुत कम थी। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि उनके कम से कम 10 से 12 सैनिक आपके कैंट के अंदर हैं, आपके सिर्फ 4 सैनिक मौजूद हैं। ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि वो वायरस या वो फौजी जो आप पकड़ करके लाए हैं, वो आपके कैंप के ऊपर हावी हो जाए। ये होता है जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है या फिर बॉडी बहुत स्ट्रेस में होती है। और ऐसे में अगर आप लाइव वैक्सीन करते हैं तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डिसीज ही दिख जाए या फिर वैक्सीन का रिएक्शन हो जाए। ये आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं किल्ड वैक्सीन के बारे में। अब किल्ड वैक्सीन क्या है, इस एग्जांपल में आप ये फर्ज करिए कि आपके जो दुश्मन देश है उसका भी सैनिक छावनी या छोटी सी कैंप होगी बॉर्डर के उस पर। आपने अपने कुछ सैनिक वहां भेजे और एक सरप्राइज अटैक कर दिया। उस सरप्राइज अटैक में उनका एक बड़ी पोस्ट का फौजी जो है, कर्नल या ब्रिगेडियर, वो मारा गया। और उसके पास से आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए। वो डॉक्यूमेंट्स और उस ब्रिगेडियर की बॉडी लेकर के आप अपने कैंप में आ गए। अब वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो एन्क्रिप्टेड थे, आपको उसको डिकोड करना पड़ेगा। बिना डिकोड करे वो इंफॉर्मेशन आपके किसी काम की नहीं है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन है बहुत अच्छी, तो उसको डिकोड करने में कुछ समय लगेगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो किल्ड वैक्सीन के बारे में अगर हम बात करें तो उस डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए या उस किल्ड वैक्सीन को असर में आने के लिए 15 से 21 दिन का टाइम लग जाता है, तब जाकर के आपको उससे प्रोटेक्शन मिल पाती है। दूसरी चीज, क्योंकि बहुत बड़े रैंक के ऑफिसर से इंफॉर्मेशन मिली है, तो आपके भी बहुत बड़े रैंक के ऑफिसर्स को ही वो इंफॉर्मेशन जाएगी। आप उसको रेडियो के थ्रू नहीं बता सकते हैं, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ही ये इंफॉर्मेशन पास होगी। तो हमारे वैक्सीनेशन के केस में किल्ड वैक्सीन का मास वैक्सीनेशन नहीं हो पाता, आपको बर्ड टू बर्ड इंजेक्शन करना पड़ता है, बर्ड टू बर्ड उस वैक्सीन को पहुंचाना पड़ता है। तीसरा चीज, जो एक्शन प्लान है वो लॉन्ग टर्म का है, मतलब उसके पास जो डाटा मिला है उसमें 2-3 महीने तक कहाँ कहाँ क्या क्या करने वाले हैं उसके बारे में जानकारी थी। तो आपको फील्ड वैक्सीन करने पे जो प्रोटेक्शन टाइम मिलता है वो ज्यादा मिलता है लाइव वैक्सीन के कंपेयर में। और चौथी चीज, क्योंकि कोई लाइव सोल्जर है ही नहीं, तो इसके वजह से कोई थ्रेट भी नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन है बस और एक डेड बॉडी है, वो आपको नुकसान नहीं कर सकती है। इस वजह से फील्ड वैक्सीन जो है, जो भी ज्यादा एज की बर्ड्स हैं लेइंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए जिनको रखा जाता है, उनमें फील्ड वैक्सीन बहुत प्रीफर किया जाता है। फील्ड वैक्सीन से मिलने वाली इम्यूनिटी बहुत सुपीरियर होती है, बट फील्ड वैक्सीन को प्रोटेक्शन देने में समय ज्यादा लगता है और उसे एक एक बर्ड को पकड़ के करना पड़ता है। इन दो वजहों की वजह से ब्रॉयलर के केस में फील्ड वैक्सीन कम से कम की जाती हैं और लेयर बर्ड और ब्रीडर बर्ड के केस में फील्ड वैक्सीन ज्यादा की जाती हैं। अब रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या हैं? रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन को अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहें तो आपने अपना एक फौजी जो है उनके बीच में नियुक्त कर दिया जो कि
उन्हीं की आर्मी का मेंबर बन करके रह रहा है। ये हो गया आपका डबल एजेंट। तो आपका सोल्जर जो है वो उनके कैंप में है, उसने जो डाटा चुराया वो डिक्रिप्टेड डाटा है, एनक्रिप्टेड नहीं है, यानी आपको उसको डिकोड नहीं करना पड़ेगा। वो लेकर के अपने कैंप में आ गया। अब ऐसे में क्या है, आपको इंफॉर्मेशन भी मिल गई और वो इंफॉर्मेशन भी डिक्रिप्टेड है, वो किसी कोड में नहीं है। तो इसकी वजह से आपको इंफॉर्मेशन जल्दी भी मिल गई और साथ ही साथ आपको वो इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। अब अगर इसको वैक्सीन के लैंग्वेज में बोलें तो हम क्या करते हैं, या जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इस तरीके से होती है कि आपका जो बीमारी कॉज करने वाला वायरस है उसका कुछ पार्ट हम किसी ऐसे वायरस में डाल देते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, नुकसानदायक नहीं है। ऐसे में जब आपका अच्छा वाला वायरस जो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता है वो मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि वो लाइव वायरस है। जब वो मल्टीप्लाई करेगा तो उसी के साथ साथ में आपको वो इंफॉर्मेशन भी मिल जाएंगी जो आपको खराब वायरस के बारे में चाहिए। ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का कॉन्सेप्ट अगर साधारण लैंग्वेज में समझना चाहें तो इस तरीके से होता है। अब हम बात करेंगे इम्यून कॉम्प्लेक्स वैक्सीन के बारे में। आप ये फर्ज करिए कि आपका डबल एजेंट जो है वो दुश्मन के कैंप में बैठा हुआ है, उसके पास अगले 1 महीने की सारी इंफॉर्मेशन है कि वो कब क्या करने वाले हैं, लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन एक बार में आपको नहीं दे रहा। वो सही समय आने पर ही आपको इंफॉर्मेशन पास कर रहा है। ये आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स वैक्सीन का एग्जाम्पल आप मान सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि कई बार कुछ बीमारियों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन माँ से बच्चे को आती है, यानी जो आपकी ब्रीडर बर्ड है उससे इंफॉर्मेशन चिक में आनी थी, मैटरनल एंटीबॉडीज जो उसको प्रोटेक्ट करती कुछ समय तक। अगर उस मैटरनल एंटीबॉडी के रहते हुए आपने वैक्सीनेशन कर भी दी तो दोनों इंफॉर्मेशन आपस में लड़ जाएंगी और आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपकी बॉडी जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं रह पाएगी। ऐसे में एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स वैक्सीन। इस टेक्नोलॉजी में जब मैटरनल एंटीबॉडी का लेवल एक डिसाइडेड लेवल के नीचे गिर जाएगा तब आपकी वैक्सीन तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी। उसके पहले वो वैक्सीन छुपी हुई बैठी रहेगी, वो रिएक्ट नहीं करेगी। ऐसा बहुत बार होता है आईबीडी के केस में। आईबीडी के केस में अगर आपके चिक्स को अच्छी प्रोटेक्शन मिली हुई है और आपने जल्दी वैक्सीनेशन कर दी तो भी वैक्सीन फेल हो जाती है। और अगर आपके चिक्स को अच्छी मैटरनल एंटीबॉडीज नहीं मिली हैं और आपने लेट वैक्सीनेशन करी, ऐसे केस में आपके वैक्सीनेशन का इफेक्ट आने के पहले बीमारी आ जाती है। इस वजह से इस तरीके के केसेस में इम्यून कॉम्प्लेक्स वैक्सीन को इस्तेमाल किया जाता है। अगली टेक्नोलॉजी है आपकी इन ओ वैक्सीन। ये बेसिकली आपको पता था कि दुश्मन किस रूट से आने वाले हैं और आपने 3 दिन पहले ही उनके आने के 4-5 किलोमीटर माइंस बिछा करके रख दी थी कि भैया जब आओगे तो तुम्हारा स्वागत इसी से होगा। ये है आपकी इनोवो वैक्सीन। जो बीमारियों के बारे में हमको पता है कि बीमारियां बहुत रूटीनली आती हैं, उनको चिक स्टेज पे वैक्सीन करने के बजाय 18वें या 19वें दिन की हैचिंग के टाइम पे ही उनकी वैक्सीन डायरेक्टली अंडे में ही डिलीवर कर दी जाती है। ऐसे में चिक्स को जो प्रोटेक्शन मिलती है वो और अर्ली मिलती है। और ये एक तरीके से, क्योंकि आपके पास अगर ये सेटअप है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप एक मास वैक्सीनेशन के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। इस वजह से इन ओ वैक्सीन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम सिर्फ ये बात करेंगे कि कौन सी ऐसी डिसीजेस हैं जो वैक्सीनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ब्रॉयलर के केस में जिसकी की लाइफ कम होती है, लेस देन 60 डेज होती है, उसमें सबसे पहले है रानीखेत डिसीज या न्यूकासल डिसीज या एनडी जिसको हम कहते हैं। दूसरी है इन्फेक्शियस बर्सल डिसीज या आईबीडी। तीसरी है इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस या आईबीएच। और चौथी है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस यानी आईबी। ब्रॉयलर जितने टाइम का उसका कार्यकाल है, जितने टाइम की उसकी लाइफ है, उतने टाइम के लिए अगर इन 4 डिसीज के अगेंस्ट में आप वैक्सीनेशन कर लेते हैं तो आपका ब्रॉयलर फ्लॉक जो है बहुत आसानी से डिसीज फ्री निकल सकता है। लेकिन जो लॉन्ग लाइफ की बर्ड हैं, लेयर या ब्रीडर,
जिनको 100 हफ्ते या उससे भी ज्यादा रखा जाता है, उन बर्ड्स के केस में आपको बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देनी पड़ती है। तो पहली 4 बीमारियां तो वही हैं जो हमने ब्रॉयलर में बात करी। उसके अलावा मरेक्स डिसीज, इन्फेक्शियस लैरिंजोट्रेकियाइटिस, फाउल पॉक्स, अनीमिया वायरस, रियो वायरस, एवियन एन्सेफलोमाइलाइटिस, एवियन इन्फ्लुएंजा, फाउल कॉलरा, इन्फेक्शियस कोराइजा, माइकोप्लाज्मा, एग ड्रॉप सिंड्रोम और कॉक्सिडियोसिस। ये ऐसी बीमारियां हैं क्योंकि इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, तो उसमें अलग अलग स्टेज पे अलग अलग बीमारियां आ सकती हैं। और इसके साथ में ही ये भी तय बात है कि अगर ब्रीडर बर्ड का इम्यूनिटी अच्छा रहेगा, वो इन डिसीजेस के अगेंस्ट वैक्सीनेटेड रहेगा, तो जो बीमारियां वर्टिकली ट्रांसमिट होती हैं, यानी माँ से बच्चे में जाती हैं, उन डिसीजेस का ट्रांसमिशन बहुत कम हो जाता है। इस वजह से भी ब्रीडर बर्ड में बहुत सारी वैक्सीन करनी पड़ती हैं, ताकि जो चिक की क्वालिटी है वो काफी अच्छी हो सके। तो ये बीमारियां हैं जो कि आपकी लॉन्ग लेइंग या लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाली बर्ड में आपको करनी पड़ती है, इनका ध्यान देना पड़ता है। अगला टॉपिक है वैक्सीन के मेथड्स क्या हैं। जैसे हमने बात करी, पहली तो लाइव वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन को आप स्प्रे से भी कर सकते हैं कुछ केसेस में, वो मैं आगे बात करूंगा। आप इसको आई ड्रॉप, नॉस्ट्रिल या ओरल ड्रॉप के तौर पे कर सकते हैं। आप इसको ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू कर सकते हैं। आप इसको इन ओवो वैक्सीनेशन में भी कर सकते हैं। और दूसरा आपका किल्ड वैक्सीन जो है, उनको आप सबकट तरीके से, सबक्यूटेनियसली या इंट्रामस्कुलर तरीके से आप उनको कर सकते हैं। ज्यादातर किल्ड वैक्सीन जो है वो सबकट और इंट्रामस्कुलर रूट से ही हो पाती हैं। जो इन वो ओवो वैक्सीन हैचरी में होती हैं, उनमें जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन हैं वो तो लाइव वैक्सीन होती हैं। और उसके अलावा जो आपकी इम्यून कॉम्प्लेक्स वैक्सीन हैं, उनको भी आप प्रिजर्वेशन और स्टोरेज के हिसाब से लाइव वैक्सीन में ही कंसिडर करके चल सकते हैं नॉन टेक्निकली। वैक्सीन स्टोरेज, अब ये लाइव वैक्सीन हो या किल्ड वैक्सीन हो, इसका स्टोरेज जो आइडियल है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे ही होना चाहिए। इसके अलावा जो भी प्रैक्टिसेस और जो भी जुगाड़ फील्ड में होते हैं, उनके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होते हैं। इस वजह से मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं होता है। फिर भी जो आपकी लाइव फिलाइज्ड लाइव वैक्सीन आती हैं, जो कि पाउडर फॉर्म में होती हैं, वो यूजुअली फ्रीजर का टेम्परेचर सह जाती हैं। हालांकि ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो सह जाती हैं, बहुत ज्यादा लॉसेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर किल्ड वैक्सीन को आप फ्रीजिंग टेम्परेचर्स पे, सब जीरो टेम्परेचर्स पे डालेंगे, तो किल्ड वैक्सीन खराब हो जाती हैं। आपको चाहे लाइव वैक्सीन हो या किल्ड वैक्सीन हो, इनको हर समय सनलाइट से, तेज रोशनी से और हाई टेम्परेचर से दूर रखना होता है। प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, तो जो कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं जिनके बारे में बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि आपकी मरेक्स की डिसीज है, एमडी डिसीज की जो वैक्सीन है, उसके इंस्ट्रक्शन बहुत स्पेसिफिक हैं। ऐसे ही बहुत सारी वैक्सीन्स हैं जिनकी प्रिपरेशन के इंस्ट्रक्शन बहुत स्पेसिफिक हैं। हम उन डिसीजेस के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम उन वैक्सीन्स के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। हम उनके अलावा जो जनरल वैक्सीन्स हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे होते हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। इन जनरल जो आपकी किल्ड वैक्सीन है, जिनको आपने सब क्यूटिनियस रूट से या इंट्रामस्कुलर रूट से इंजेक्शन करना होता है, अगर आपने उसको रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे स्टोर किया हुआ है, तो आपको 12 से 24 घंटे पहले इंजेक्शन के आपने उस वैक्सीन को बाहर निकालना है। तेज सनलाइट में नहीं रखना है, आपने उसको बाहर निकालना है और रूम टेम्परेचर पे उसको रख छोड़ना है। इससे क्या होगा कि जो वैक्सीन का गाढ़ापन है वो कम हो जाएगा, और फिर उसको यूज करने में आसानी होगी, और जिस साइट पे आप उसको इंजेक्ट करेंगे, उस साइट पे रिएक्शंस कम होते हैं। इसको वाटर बाथ के थ्रू भी करा जा सकता है। अगर आप वाटर बाथ मेथड में जा रहे हैं, तो पानी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं हो, और आप उसको 5 घंटे या उससे कम ही वाटर बाथ में रख सकते हैं। जितने कम समय में रख करके वो उसका इमल्शन प्रॉपर हो जाए, इस्तेमाल करने जैसा हो जाए, आप उतने कम समय के लिए उसको कर सकते हैं, या सिंपली रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं। किल्ड वैक्सीन इस्तेमाल करने के पहले आपने उसको आराम से जेंटली एजिटेट कर लेना होता है,
शेक कर लेना होता है और उसके बाद ये चेक करना होता है कि किल्ड वैक्सीन का इमल्शन तो नहीं टूट गया है। आप इन फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं, इनमें 5 वायल्स हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। पहली 3 वायल्स जो हैं, उनको आप नॉर्मल बोलेंगे। चौथी वायल में इमल्शन ब्रेक हो गया है, वो आप देख सकते हैं। और 5वीं वायल में 2 की बजाय 3 लेयर दिख रही है, इसमें भी इमल्शन ब्रेक हो गया है। ये वैक्सीन जिसमें इमल्शन ब्रेक हो गया है, ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं लाइव वैक्सीन की प्रिपरेशन की। अगर आप लाइव वैक्सीन आई ड्रॉप मेथड से या नेजल ड्रॉप मेथड से कर रहे हैं, तो आपने इस तरीके से करना है। आपने आपका जो डाइल्यूएंट है, वो भी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टोर्ड होगा। उसी टेम्परेचर पे वो डाइल्यूएंट आपने वैक्सीन में मिलाना है, अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद फिर आपने वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने 3-4 ड्रॉपर में इस वैक्सीन को रख लेना चाहिए, जिसमें से अगर आप 1 ड्रॉपर को इस्तेमाल कर रहे हैं या 2 ड्रॉपर को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बचे हुए 2 ड्रॉपर जो हैं आपके, वो आइस पैक पे रखे रहेंगे। क्योंकि वैक्सीन करने वाले के हाथ में भी टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर से ये वैक्सीन बहुत जल्दी खराब होती हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि 1 ड्रॉपर जो आपने उठाया है, उसको आधे घंटे बाद आप ला करके वापस से कोल्ड पैक पे रख दें और वहां से दूसरा ड्रॉपर उठा लें और उससे आप अगले आधे घंटे तक वैक्सीन करते रहें। ऐसे में आपकी वैक्सीन फेल होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अगर आप आई ड्रॉप मेथड से या नेजल ड्रॉप मेथड से वैक्सीन कर रहे हैं, तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। जो ड्रॉप आपने डाली है, उसको पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाने के बाद ही वैक्सीनेशन को सक्सेसफुल माना जाएगा। इसमें 1 सेकंड भी लगता है। 1 सेकंड तक आपको बर्ड को होल्ड करके रखना होता है। जब वो ड्रॉप एब्जॉर्ब हो जाए, तभी माना जाएगा कि उस बर्ड की वैक्सीनेशन हो गई है। अगर वो ड्रॉप गिर गई, तो उसको वैक्सीनेशन नहीं माना जाएगा। जो आपके बर्ड्स 10 दिन या उससे कम उम्र के हैं, उनमें ड्रिंकिंग वाटर से लाइव वैक्सीनेशन नहीं करना चाहिए। उनमें आपने हमेशा आई ड्रॉप मेथड ही प्रिफर करना चाहिए और जिन केसेस में आप स्प्रे वैक्सीनेशन कर सकते हैं, उन केसेस में आप स्प्रे वैक्सीनेशन भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर आप ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू लाइव वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो आपने क्या सावधानियां बरतनी है। पहली बात तो ये, जैसे मैंने कहा कि 10 दिन से कम एज की बर्ड है, तो आपने ड्रिंकिंग वाटर से लाइव वैक्सीन नहीं करनी चाहिए। अगर 10 दिन से ज्यादा की बर्ड है, तब आप इस मेथड पे जा सकते हैं। आप जिस पानी में वैक्सीन को मिलाएंगे, उस पानी की क्या प्रिपरेशन है। वो पानी ठंडा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। टेम्परेचर उसका आप 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास ले लीजिए। क्योंकि अगर उस पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, तो उसमें वायरस, आपका वैक्सीन का वायरस जो है, क्योंकि वो लाइव वायरस है, वो ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं करेगा। वो पानी क्लोरीनेटेड नहीं होना चाहिए, उसमें कोई सैनिटाइजर का रेसिड्यू नहीं होना चाहिए, वरना आपका वैक्सीन का वायरस जो है, बर्ड में पहुंचने के पहले ही किल हो सकता है। और आपने वैक्सीन स्टेबलाइजर उसमें ऐड करना चाहिए, जिससे कि वायरस को प्रोटेक्शन मिल सके। कई बार हम इस काम के लिए स्किम मिल्क पाउडर इस्तेमाल करते हैं, बट उससे भी बेटर तरीका है, वैक्सीन के स्टेबलाइजर मिलते हैं, जो साथ साथ में वैक्सीन के इंडिकेटर का भी काम करते हैं। तो मेरी सलाह ये होती है कि आप वैक्सीन इंडिकेटर इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप स्किम मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसे 3 ग्राम पर लीटर पानी में मिला सकते हैं। ये आपने मिलाना है वैक्सीन को उस पानी में मिलाने के आधे घंटे पहले। यानी वैक्सीन जब उस पानी की कांटेक्ट में आएगी, उसके आधे घंटे पहले आपका स्किम मिल्क पाउडर या आपका वैक्सीन का स्टेबलाइजर ऑलरेडी मिल करके सेटल हो जाए, उसके बाद ही आपने वैक्सीन उसमें उस पानी में मिलानी है। जब भी आप वायल से वैक्सीन निकाल रहे हैं, पानी डाल करके या डाइल्यूएंट डाल करके, तो आपने वायल को पूरा नहीं भरना है, 2/3 भरना है। उसका ढक्कन बंद करना है, उसको जेंटली एजिटेट कर लेना है, उसके बाद कंटेंट निकाल देना है, दोबारा से उसमें पानी भरना है, फिर से रबर बंद करके हल्का सा एजिटेट करके और फिर आपने वापस से उसको भी वॉश कर लेना है और अपने जो आपके वैक्सीनेशन का पानी है, उसमें मिला लेना है। अगर आप इस तरीके से 2 बार में इसे नहीं करेंगे, तो आपकी 15% के आसपास वैक्सीन जो है, वो वेस्ट हो सकती है। अगर आप ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू लाइव वैक्सीन कर रहे हैं,
तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो वैक्सीनेशन का टाइम है, जितने टाइम बच्चे को पानी पिलाना है, वो 1 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, वो 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लगभग लगभग 1.5 घंटे में बच्चा पानी पी ले, इस तरीके से आपको सारी तैयारी करनी पड़ेगी। अब बच्चा 1.5 घंटे में ही पानी पी ले, इसके लिए उसको प्यासा रखना जरूरी होता है। तो गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में आप बर्ड को कितनी देर प्यासा रख सकते हैं, इसके रिकमेंडेशन में फर्क होता है। लेकिन एक सिंपल तरीका अगर बात करें, तो आप 1 घंटे जो है बर्ड को प्यासा रखिए, और उसके बाद वैक्सीन वाला पानी आप उसको दीजिए, ताकि वो जल्दी से उसको पीना शुरू कर दे। आप उसको अगर बहुत ज्यादा प्यासा रखेंगे और अगर आप बहुत कम पानी मिलाएंगे, तो ऐसे में बर्ड 1 घंटे से पहले उस पानी को खत्म कर सकती है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। इसलिए आप 1 घंटा बर्ड को प्यासा रखेंगे, और आपने पानी का कैलकुलेशन करना है कि 1.5 घंटे में बच्चा कितना पानी पी जाएगा। उस हिसाब से ही आपने पानी मिलाना है। वैक्सीन को उतने ही पानी में मिला करके आपने वैक्सीनेशन करनी है। अब कितने पानी में कितना पानी मिलाने पे 1.5 घंटे में बच्चा पी जाएगा, इस चीज का अंदाजा वैसे फार्मर्स को होता है। अगर ना हो, तो कुछ तरीके हैं जिससे कि आप लगभग लगभग उस जगह पहुंच सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आज अगर आपकी वैक्सीन होनी है, तो एक दिन पहले बच्चे ने 2 घंटे में कितना पानी पिया था, आप उस चीज को अगर कैलकुलेट कर लेंगे, तो आज आप उस उतने ही क्वांटिटी में 10% एक्स्ट्रा पानी मिला करके आप वैक्सीनेशन पे जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके बर्ड्स ने कल 50 लीटर पानी पिया था, तो आज आप 2 घंटे में अगर बर्ड्स ने 50 लीटर पानी पिया था, तो आप 10% एक्स्ट्रा पानी मिला करके उतने पानी के साथ वैक्सीन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपकी बर्ड 24 घंटे में जितना पानी पी रही है, आप उसका 30% के आसपास पानी का वॉल्यूम लीजिए, और आप उसमें वैक्सीन मिलाइए, और कोशिश करिए कि 1.5 घंटे के अंदर वो पानी बर्ड पी ले। अब ये जो मैंने थंब रूल्स बताए हुए हैं, ये पिछले दिन की 2 घंटे की कंजम्पशन में 10% ऐड कर लीजिए, या फिर पिछले दिन की बर्ड की 24 घंटे की कंजम्पशन की 30% पानी में आप वैक्सीनेशन करिए। ये सारी चीजें इस बात पे निर्भर करती हैं कि टेम्परेचर कैसा है और आपने बर्ड को कितना प्यासा रखा हुआ है। इसीलिए इनके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करा जा सकता। आपने अपने एक्सपीरियंस पे ही भरोसा करना है इस मामले में, कि आपकी बर्ड 1.5 से 2 घंटे में कितना पानी पी सकती है, उतने ही पानी में आपने वैक्सीनेशन करनी है। जो आपका वैक्सीन का पानी है, जैसे मैंने बताया कि 1 से 2 घंटे में वो कंज्यूम हो जाना चाहिए। जिस समय आपकी ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू वैक्सीनेशन चल रही है, उस समय आपने उस 1.5 से 2 घंटे के बीच में 2 से 3 बार अपने शेड में वॉक करना है, ताकि बर्ड की मूवमेंट हो, और वो बर्ड जो है उठ करके पानी पिए, और लगभग लगभग सारी बर्ड इन 1.5 से 2 घंटे के अंदर पानी पी लें। आपने इस चीज का ध्यान देना है, जो हम कहते हैं कि वैक्सीन ठंडे मौसम में करिए। उसके पीछे कारण ये भी होता है कि अगर आपका पानी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, तो वैक्सीन का वायरस उसमें सरवाइव नहीं करेगा। अगर आपका रूम टेम्परेचर कम होता है, तो ऐसे में अगर आप 16 डिग्री का पानी बर्ड को देंगे, और रूम का टेम्परेचर 20, 22, 25 डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो उस 1 1.5 घंटे में पानी का टेम्परेचर जो पहुंचेगा, उतने में वैक्सीन सरवाइव कर जाएगी। अगर आपका रूम टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, या आपके पानी का टेम्परेचर आपने कम नहीं रखा हुआ है, तो ऐसे में जैसे ही 27 डिग्री के ऊपर पानी का टेम्परेचर जाना शुरू होगा, वैसे ही आपका वायरस का जो लोड है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और आपकी वैक्सीनेशन फेल भी हो सकती है। अगर आप पानी को ठंडा करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने इस चीज को सुनिश्चित करना है कि वो बर्फ क्लोरीनेटेड वाटर से ना बना हुआ हो। और दूसरी चीज, अगर आप बर्फ डाल रहे हैं पानी में, पानी को ठंडा करने के लिए, तो बर्फ को ऐसे ही मत डालिए, आप उसको पॉलिथीन में कवर करके डालिए, ताकि बर्फ अपनी ठंडक तो पानी को दे, लेकिन अपनी अशुद्धियां पानी में ना मिला पाए। ऐसे में बर्फ से बर्फ में अगर कोई अशुद्धियां आई हैं, जो आपके वैक्सीन के वायरस को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो वो अशुद्धियां पानी तक नहीं पहुंचती हैं। कुछ वैक्सीन्स, कुछ लाइव वैक्सीन जो हैं, उन्हें स्प्रे के माध्यम से भी किया जा सकता है। ये सभी वैक्सीन के साथ नहीं होता है। खास करके वो वैक्सीन्स जिनमें कि रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं,
यानी सांस की बीमारी पैदा करने वाले वायरसेस से बनी हुई वैक्सीन ही आप स्प्रे के थ्रू करते हैं तो उनका इफेक्ट अच्छा आता है। दूसरा, कॉक्सी की लाइव वैक्सीन जो है उसको भी आप स्प्रे मेथड से कर सकते हैं। इन दोनों केसेस में स्प्रे के थ्रू वैक्सीन की जा सकती है। ब्रॉयलर के केस में एनडी की वैक्सीन और आईबी की वैक्सीन, ये दो ऐसी वैक्सीन हैं जो हम ज्यादातर स्प्रे के थ्रू करते हैं। और ब्रीडर के केस में कई बार लाइव कॉक्सी वैक्सीन जो हैं वो भी स्प्रे के थ्रू करी जाती हैं। अब जो वैक्सीन स्प्रे के माध्यम से होनी है, इसमें आपने बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं। वैसे तो ज्यादातर इंडियन कंडीशन में स्प्रे के थ्रू लाइव वैक्सीन सिर्फ हैचरी सेटअप में ही होती हैं, फार्म के सेटअप में बहुत कम होती हैं। फिर भी जो सावधानियां हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहली बात, अगर आप स्प्रे मेथड से लाइव वैक्सीन कर रहे हैं तो आपकी वैक्सीन का जो पार्टिकल साइज है या ड्रॉपलेट का जो साइज है वो बहुत ही फिक्स होना जरूरी है। और उसके लिए आपकी मशीन की स्पेसिफिकेशन बिल्कुल मैचिंग होनी चाहिए। अदरवाइज आपको काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी वैक्सीन का ड्रॉपलेट साइज बहुत हैवी है, बहुत हाई है, तो ऐसे में वो वैक्सीन्स बहुत जल्दी ही सेटल हो जाएंगी या इवेपरेट हो जाएंगी और उसके वजह से आपका वैक्सीन फेल हो सकता है। और अगर आपका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है तो ऐसे में वो वायरस बहुत रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर तक, लंग तक भी जा सकता है। ऐसे में वैक्सीन रिएक्शन होने का चांस रहता है। जब हम हैचरी में लाइव वैक्सीन करते हैं स्प्रे के माध्यम से, तो ज्यादातर उसका जो साइज है वो 100 से 300 माइक्रोन के बीच में रखते हैं। और ऐसे में लगभग लगभग 7 ml वैक्सीन पर चिक बॉक्स खर्च होती है। कॉक्सी की वैक्सीन, क्योंकि इसका ड्रॉपलेट साइज ज्यादा होता है, तो इसमें लगभग लगभग 21 ml पर बॉक्स वैक्सीन लग जाती है। अगर फार्म लेवल पे इन वैक्सीन का स्प्रे हो रहा है तो छोटी एज की बर्ड में ड्रॉपलेट साइज 80 से 120 के बीच में रखा जाता है, जबकि बड़ी एज की बर्ड में 30 से 60 माइक्रोन रखा जाता है। जिस पानी के थ्रू आप लाइव वैक्सीन को स्प्रे कर रहे हैं उस पानी की रिकमेंडेशन वही है जो कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए थी। पानी जो है साफ होना चाहिए, नॉन क्लोरीनेटेड होना चाहिए, स्टेबलाइजर एडेड होना चाहिए। डिस्टिल वाटर में करें तो ज्यादा बेहतर है। और पानी का टेम्परेचर 16 डिग्री के आसपास हो तो बेहतर है। अगर इससे कम है तो बर्ड में चिलिंग हो सकती है, बर्ड को ठंडी लग सकती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ऐसे में वैक्सीन फेल हो सकती है। जब भी आप फार्म लेवल पे लाइव वैक्सीन स्प्रे के थ्रू कर रहे हैं तो आपने 2 या 3 बंदों को साथ में फार्म पे इस प्रोसीजर को करवाना है, ताकि वो अपनी अपनी लेंथ जितना वो कवर कर सकते हैं उतना साथ में कवर करते हुए चले जाएं। 1 गैलन वैक्सीन जो है वो लगभग लगभग 100 फीट लंबाई में खत्म हो जानी चाहिए। जबकि आपका जो भी बंदा वैक्सीनेशन कर रहा है उसने एक बार वैक्सीन को स्प्रे करते हुए जाना है और एक बार वैक्सीन को स्प्रे करते हुए लौटना है। ऐसे में आपका लगभग लगभग 1 गैलन सोल्यूशन, वैक्सीन सोल्यूशन, वो आपका खर्च होना चाहिए हर 100 फीट फार्म की लेंथ के लिए। जो आपकी वैक्सीन का नोजल, वैक्सीनेशन में जो आप स्प्रे कर रहे हैं उस स्प्रेयर का जो नोजल है वो बर्ड के सर से लगभग 3 फीट ऊपर हाइट पे आपने रखना है, जिसे हम 1 मीटर हाइट भी कह सकते हैं। और उसका प्रेशर फिक्स होता है 65 से 75 PSI के आसपास होना चाहिए। अगर आप ईसी शेड वगैरह में इस तरीके की वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो आपको इस वैक्सीनेशन के पहले वेंटिलेशन बिल्कुल मिनिमम कर देनी है। अगर आप ओपन शेड में कर रहे हैं तो आपने पर्दे लगा लेने हैं, लाइटें डिम कर लेनी है, ताकि बर्ड काम रहे। और इसके बाद फिर आप लाइव वैक्सीन कर सकते हैं स्प्रे के माध्यम से। और जैसे ही वैक्सीनेशन खत्म हो जाती है आप ये सुनिश्चित करें कि आप कुछ समय बाद वेंटिलेशन को रीस्टोर कर दें। ये आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, जो लेफ्ट साइड में फोटोग्राफ है ये हैचरी में वैक्सीनेशन हो रही है स्प्रे के थ्रू। और जो राइट साइड में आप फोटो देख रहे हैं इसमें फार्म लेवल पे वैक्सीनेशन, लाइव वैक्सीनेशन हो रही है स्प्रे के थ्रू। दोस्तों, ये ब्रॉयलर का एक डेमो वैक्सीनेशन शेड्यूल है। डे 0 का मतलब हो गया हैचरी, डे 1 हो गया जब चूजा फार्म पे आ जाता है। तो डे 0 से डे 3 के बीच में
एनडी क्लोन प्लस आईबी लाइव वैक्सीनेशन मैं रिकमेंड करता हूँ। आई ड्रॉप या स्प्रे मेथड से ज्यादातर जिनकी अपनी हैचरीज हैं वो हम इसे हैचरी लेवल पे ही कर लेते हैं। दूसरी वैक्सीन है आईबीएच की वैक्सीन। इसे आप डे 0 से डे 6 के बीच में यानी हैचरी से लेकर के 6 दिन फार्म पे होने तक के अंदर अंदर कर लें तो बेहतर है, क्योंकि किल्ड वैक्सीन है। ऐसे में इसे आपको इंजेक्शन करना पड़ेगा और इससे प्रोटेक्शन मिलने में आपको 15 से 21 दिन लग सकते हैं। अगर आप 6 दिन तक ये वैक्सीनेशन नहीं कर लेंगे तो बीमारी पहले आ सकती है और आपकी प्रोटेक्शन बाद में मिलनी शुरू हो सकती है, तो वैक्सीनेशन करके कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए इसे जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी कर लेना चाहिए। डे 12 पे आईबीडी की इंटरमीडिएट प्लस स्ट्रेन किसी भी अच्छे मैन्युफैक्चरर की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास हैचरी है तो आप इसे इन ओवो मेथड से भी या फिर आप इसे डे ओल्ड चिक पे इंजेक्शन के माध्यम से कर सकते हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्स वैक्सीन या रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के माध्यम से आप इसे कर सकते हैं। तब आपको 12वें दिन पे इसे करने की जरूरत नहीं होती है और आपकी बर्ड्स को बेहतर प्रोटेक्शन मिल पाती है। डे 21 पे एनडी क्लोन वैक्सीन रिपीट करनी है। एनडी क्लोन प्लस आईवी भी कर सकते हैं और एनडी क्लोन भी कर सकते हैं। जिस तरीके से बीमारी का ट्रेंड हो उस हिसाब से आपका वेटरनरियन इस चीज को डिसाइड कर सकता है। अगली वैक्सीन है आईबीडी वैक्सीन की कोई रिपीटेशन अगर आपके वेटरनरियन को लगती है तो वो कर सकता है। अगर आपकी बर्ड बहुत ज्यादा दिनों तक रखी जाती है फार्म पे या आपके एरिया में बहुत डिसीज प्रिविलेंस है तो ऐसे में आपका वेटरनरियन अपने जजमेंट पे आईबीडी वैक्सीन को रिपीट भी करवा सकता है। तो ये एक सिर्फ डेमो वैक्सीनेशन शेड्यूल है, सिर्फ ये समझने के लिए कि जो भी हम तक अब तक हम लोग बात कर रहे थे वो किस तरीके से अप्लाई होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपने ध्यान रखनी है, वैक्सीनेशन जरूर करिए। जो आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, जो आपकी मेहनत लग रही है, ये टोटल पैसा वसूल है। दूसरी चीज, वैक्सीनेशन और बायोसिक्योरिटी दोनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों ही रिक्वायर्ड हैं। तीसरी चीज, अगर आप पूरे मन से और बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन कर भी लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके यहाँ बीमारी नहीं आ सकती है। बीमारी फिर भी आ सकती है, लेकिन अगर आपकी वैक्सीनेशन सही तरीके से हुई है तो ऐसे में बीमारी आने के बाद भी जो आपको लॉसेस होंगे वो बहुत कम होंगे और जो रिकवरी होगी वो बहुत फास्ट होगी। तो यानी अगर वैक्सीन करने के बाद भी बीमारी आ जाती है तब भी आपकी फ्लॉक में उतना नुकसान नहीं होगा जितना अनवैक्सीनेटेड बर्ड में हो सकता था। आपने सबसे ज्यादा ध्यान देना है वैक्सीन की स्टोरेज पे, उसकी कोल्ड चेन के मेंटेनेंस पे और वैक्सीन के प्रोसीजर पे, क्योंकि आप पैसे खर्च कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपने वैक्सीनेशन भी करी, लेकिन अगर वो वैक्सीनेशन का वायरस जिंदा ही नहीं है, वो बर्ड के बॉडी के किसी काम में नहीं है, तो कोई वैक्सीनेशन हुई ही नहीं। अगर कोई वैक्सीनेशन हुई ही नहीं तो आप तो मान के चल रहे हैं कि आपका फार्म बीमारियों से बचा रहेगा, लेकिन बीमारी आने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर वैक्सीनेशन करने के शेड्यूल के समय, जैसे फर्ज करिए 12 दिन की बर्ड है, आपने वैक्सीन करनी है और उस समय आपके हिसाब से बर्ड जो है बीमार है, उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप अपने डॉक्टर से, अपने वेटरनरियन से सलाह ले सकते हैं। वो आपको रिकमेंड करेगा कि आप इसके बावजूद भी इस वैक्सीन को कर सकते हैं या फिर आपने वैक्सीन को कुछ दिनों के लिए डिले कर देना है, पोस्टपोन कर देना है। बिना उनसे पूछे अपनी मर्जी से वैक्सीन को स्किप मत करिए। कई बार हमसे जब ये सवाल पूछा जाता है तो तराजू में रख करके हम दोनों सिचुएशन को तोलते हैं कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसके बावजूद क्या मैं वैक्सीन कर दूं या उस वैक्सीनेशन को मैं टाल दूं। ऐसे में कई बार फैसला ये होता है कि नहीं, वैक्सीन कर देना ज्यादा बेहतर है वैक्सीन ना कर देने से। ये एक ऐसा डिसीजन है जो एक एक्सपीरियंस वेटरनरियन अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ले सकता है और ये आप नहीं ले पाएंगे इस डिसीजन को सही तरीके से। तो इस वजह से अगर ऐसी परेशानी है कि बच्चे में कुछ हल्की फुल्की प्रॉब्लम है और आपने वैक्सीनेशन करनी है, जरूर अपने वेटरनरियन से कंसल्ट कर लीजिए। बर्ड का न्यूट्रिशन जितना अच्छा रहेगा, उसका फीड फॉर्मूला जितना स्ट्रांग रहेगा और उसकी इम्यूनिटी जितनी मजबूत रहेगी, वैक्सीनेशन उतना ही अच्छे से काम करेगी। वैक्सीनेशन के बाद आपने वैक्सीन के वायल्स को और इस्तेमाल हुए वैक्सीन के किसी भी मटेरियल को
बहुत अच्छे से डिस्पोज करना है। उसको ऐसे ही फार्म पे आप अगर फेंक देंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है, ये कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। मैंने भी आपको अभी एक डेमो शेड्यूल दिखाया था। वो कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। आपके एरिया में जो वेटरनरियन है, वो आपके एरिया में जो मौजूद बीमारियां हैं, वो किस समय पे आती हैं, वो कितना डैमेज करती हैं, उस आधार पे आपका वेटरनरियन जो है आपका वैक्सीनेशन शेड्यूल डिजाइन कर सकता है। कोई भी फिक्स चार्ट हर किसी के लिए वर्क नहीं करता है। आपको अपना खुद का चार्ट बनवाना पड़ेगा कि मेरी बर्ड इस एरिया में पल रही है और हमारी एरिया में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और आप मुझे बताइए कि मैंने वैक्सीनेशन किस शेड्यूल को फॉलो करके करनी है। ये चीज का आपने ध्यान रखना है कि सारी वैक्सीन सेम नहीं होती हैं, क्योंकि अगर मैं रानीखेत बीमारी की ही बात करूं या आईबीडी की ही बात करूं, तो बहुत सारी स्ट्रेन्स हैं, बहुत सारे रूट से इन वैक्सीन को किया जाता है। कई बार फार्मर लाइव और किल्ड वैक्सीन में कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार फार्मर्स इन ओवो वैक्सीनेशन और किल्ड वैक्सीन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सभी वैक्सीन सेम नहीं है। तो रिकमेंडेशन को बहुत सटीक तरीके से फॉलो करिए, क्योंकि स्ट्रेन, रूट, कॉम्बिनेशंस और ब्रांड की एक्सपर्टीज ये वैक्सीन के केस में बहुत मायने रखती हैं। हर कंपनी की हर वैक्सीन सबसे ज्यादा अच्छी हो जरूरी नहीं है। किसी कंपनी की किसी वैक्सीन के स्ट्रेन में ज्यादा अच्छी एक्सपर्टीज हो सकती है, किसी और कंपनी की किसी और वैक्सीन की स्ट्रेन में ज्यादा अच्छी एक्सपर्टीज हो सकती है। इस वजह से आपने बहुत स्ट्रिक्टली रिकमेंडेशन को फॉलो करना है वैक्सीन के केस में, अदरवाइज कई बार नुकसान भी हो सकता है। आपने वैक्सीन के अगर आप ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू वैक्सीनेशन करने वाले हैं, तो आपने अपने वाटर सिस्टम को टैंक से लेकर के पाइपलाइन तक इस चीज को सुनिश्चित करना है कि उसमें कोई सैनिटाइजर का रेसिड्यू ना रह जाए। 24 से 48 घंटे पहले वैक्सीन के आपने कोशिश ये करना है कि कितनी दवाइयां हो सके हम अपने शेड्यूल में से बंद करके चलें। कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल करें। सैनिटाइजर का तो इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें अगर आप ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू वैक्सीनेशन करने वाले हैं तो। और भी दवाइयां अगर वैकल्पिक हैं तो उनको वैक्सीन के 1 दिन 2 दिन पहले आपने रोक देना चाहिए, और वैक्सीन के 1 दिन बाद तक भी आपने सेम सिस्टम फॉलो करना है, ताकि किसी भी तरीके से जो वैक्सीन का वायरस है उसको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी वैक्सीनेशन फेल ना हो। अगला पॉइंट जो है, ये वैसे वेटरनरियंस इस चीज को सुनिश्चित करते हैं, आपकी दो लाइव वैक्सीन के बीच में कितना गैप रखना है, ये वेटरनरियन अपने जजमेंट पे डिसाइड करते हैं। ये फिगर हर वेटरनरियन अलग समझ सकता है। कोई 5 से 6 दिन गैप रखता है, कोई ज्यादा भी गैप रखता है। ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी वैक्सीन करनी जरूरी है, किस एज पे करनी जरूरी है। इस हिसाब से हम उस गैप को लेकर के चलते हैं, लेकिन मिनिमम 5 से 7 दिन गैप दो लाइव वैक्सीन के बीच में रख लेना चाहिए। दोस्तों, ये लास्ट स्लाइड है। अगर आपको मेरे YouTube वीडियोस पसंद आते हैं, आपको इनसे कुछ सीखने मिलता है और आप इसकी सराहना करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, या आप कोई और टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, सुझाना चाहते हैं, तो ऐसे में ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। आप इन पे मुझको संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।